हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा वीडियो बेस्ड होगा क्लास 12 इकोनॉमिक्स पे। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एज वेल एज कॉमर्स स्ट्रीम का मेजर सब्जेक्ट होता है और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट बी इंडियन इकोनॉमी। आज हमारा जो वीडियो होगा वो बेस्ड होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। वी नो वेरी वेल, जो इकोनॉमिक्स है उसका सब डिवीजन हुआ है दो पार्ट में। पहला पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं वो स्मॉल स्केल पे स्टडी किए जाते हैं, यानी कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन दोनों से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वो हमने कौन सी इकोनॉमिक्स में, कौन सी ब्रांच में समझी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझी थी। लेकिन हमारी कंट्री में स्मॉल इशू नहीं है, हमारी कंट्री में लार्जर इश्यूज भी हैं। तो जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो कौन सी इकोनॉमिक स्टडी करने में हमें हेल्प करती है, वो करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही हमारी इकोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प करती है। तो चलिए समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ऑल द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। क्या स्टडी करने में हेल्प करता है? ऑल इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड इश्यूज। इकोनॉमिक रिलेशंस मतलब हमारे जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उन सब में रिलेशनशिप क्या है उसे स्टडी करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ उन इकोनॉमिक सेक्टर्स में क्या क्या इश्यूज हैं, इश्यूज मतलब प्रॉब्लम्स, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने में भी हमें हेल्प करता है। कहाँ? एंड इन इकोनॉमी इन लार्ज स्केल, यानी कि हमारी इकोनॉमी के जितने भी इश्यूज हैं उन सबको स्टडी करने में हेल्प करता है। ठीक है। या फिर मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज एंटायर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर, चाहे पब्लिक सेक्टर, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, कोई सा भी सेक्टर हो, उन सबके रिलेशनशिप और इश्यूज को स्टडी करने में कौन हेल्प करेगा हमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बेसिकली एक सिंगल वर्ड पढ़ूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लार्जर पिक्चर है। किसकी? हमारी इकोनॉमी की। लार्जर स्केल पे या लार्जर पिक्चर पे वो हमारी इकोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इकोनॉमिक सेक्टर है हमारी कंट्री में। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहला है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में कौन कौन आते हैं? हाउस होल्ड में कंज्यूमर्स आते हैं, हाउस होल्ड में एम्प्लॉइज आते हैं। ठीक है। दूसरा फर्म्स। फर्म्स में कौन आते हैं? फर्म्स मीन द इंडस्ट्रीज, द एंटरप्रेन्योर्स हु आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हमारे देश में हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं? फर्म्स होती हैं। वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, ठीक है, वो पब्लिक भी हो सकती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है हमारे देश में, बजट बनाती है हमारे देश में, और साथ ही साथ बहुत तरह के रेगुलेशन भी बनाती है जिससे कि हमारी इकोनॉमी को चलाने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज बैंकिंग सेक्टर। हमारी इकोनॉमी का जो भी जितना भी फाइनेंस होता है उन सब में कंट्रोल और रेगुलेशन लगाने का काम कौन करते हैं? बैंकिंग सेक्टर करते हैं, जिनका हेड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। लास्टली फॉरेन मार्केट। यू नो वेरी वेल, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, हम अब एक देश से दूसरे देश की दूरी बहुत ही कम हो गई है। हम बड़ी आसानी से दूसरे देश से सामान मंगा सकते हैं और अपना सामान दूसरे देश में बेच सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो भी हमें मार्केट अवेलेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन मार्केट कहते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं और ये सारे सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब एक सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स कैसे हैं? अगर फर्म का कोई एक डिसीजन है, फर्म ने कोई भी एक डिसीजन लिया तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी सेक्टर्स को भी अफेक्ट करेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई चेंज आया है, बैंकिंग सेक्टर में कोई नई पॉलिसी लेके आए हैं या फिर वो अपने बेनिफिट की बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर, तो उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट भी बाकी के सेक्टर्स पे पड़ सकता है। दैट इज व्हाई दे आर इंटरकनेक्टेड बट इन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 इज नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट, और उस यूनिट का पहला चैप्टर है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली इसके नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा। फ्लो का मतलब क्या होता है? आना या जाना। किसका? इनकम का। यानी कि इनकम का आना या जाना
किस बेसिस पे? सर्कुलर बेसिस पे, यानी कि राउंड। ठीक है, यानी कि जहां से शुरू किया वापस वहीं एंड हो जाता है। तो इसके डेफिनेशन समझते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिप्रेजेंट्स मनी मूवमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? मनी का मूवमेंट इन एन इकोनॉमी। कहां पे? हमारी इकोनॉमी में, जिसमें बहुत सारे अभी सेक्टर समझे थे हमने, 5 सेक्टर समझे थे। थ्रू प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा मनी कहां का इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्शन में। किसके प्रोडक्शन में? गुड्स एंड सर्विसेज के। फिर उसके बाद इनकम। इनकम मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में लेबर्स लगी होती हैं, एम्प्लॉयज लगे होते हैं, उन सबको इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आफ्टर दैट एक्सपेंडिचर। अब हमने फैक्ट्री में जॉब किया, जॉब करने के बाद हमें इनकम मिली। अब उस इनकम का हम करेंगे क्या? उस इनकम को हम खर्च कर देंगे। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यूजिंग दिस डायग्राम। सबसे पहले आपके सिलेबस में जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो बस 2 सेक्टर्स हैं। पहला है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। बाकी सेक्टर्स आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल हम समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर? हाउस होल्ड और फर्म्स में। तो हाउस होल्ड मतलब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाते हैं, सबसे पहले सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज किसको दिए? फर्म्स की। क्यों दी हमने सर्विसेज? क्योंकि हम घर बैठ के खाली थोड़े रहेंगे, हम लोग जॉब भी तो करेंगे। तो हम जाके जितने भी हाउस होल्ड है वो कहाँ जॉब करते हैं? फर्म्स में जाके जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद फर्म्स में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाता है। तो बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में हमें मिलती है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब हमें सैलरी एंड वेजेस मिल जाता है। फैक्टर पेमेंट का मतलब यहाँ क्या है? सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, हमने यहाँ पे जॉब की फर्म्स में, अब फर्म्स ने बदले में हमें क्या दे दिया? सैलरी या वेजेस। अब हमारे पास सैलरी एंड वेजेस आ गए। क्या हम उन नोट को खाएंगे? क्या हम उस करेंसी को खाएंगे? नहीं। हमें खाने के लिए क्या चाहिए? गुड्स चाहिए, और अपने लग्जरी लाइफ के लिए हमें सर्विसेज चाहिए। तो सर्विसेज किसने प्रोड्यूस कर दी है? फर्म्स ने। अब हम क्या करेंगे? जो पैसा हमारे पास आ गया है उस पैसे को वापस खरीदेंगे किससे? फर्म से। यानी कि हम खर्चा कर देंगे किसको? खर्चा करेंगे किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और पैसा किसके पास जाएगा? फर्म्स को। फर्म्स बदले हमें क्या दे देंगी? गुड्स एंड सर्विसेज। देखा कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है? पहले हम जॉब करेंगे, जॉब करने के बदले हमें पैसे मिलेंगे। इस दौरान फर्म्स ने क्या प्रोड्यूस कर दिया होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग खरीदेंगे। कौन? हाउस होल्ड। और खरीदने के बाद जो इनकम हमारे पास आई थी, हम इनकम इनको वापस कर देंगे। हो गया सर्कुलर फ्लो इनकम। यानी कि पैसा कहीं स्टेबल नहीं रहा। पहले पैसा इनके पास था, वो पैसा यहाँ आया, फिर उन्होंने उस पैसे को गुड्स एंड सर्विस में खर्च करके वापस इन्हें पकड़ा दिया। तो ये क्या था? फ्लो ऑफ इनकम थ्रू प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बेसिकली ये जो पूरा 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि मैंने लिखे नहीं है। प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं जनरेशन फेज। दूसरा है इनकम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तीसरा एक्सपेंडिचर, यानी कि कंजम्पशन फेज। यानी कि हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 स्टेजेस में होके गुजरता है। पहले हम जनरेशन फेज करते हैं। जनरेशन मतलब जनरेट करना या प्रोडक्शन करना। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई तो बदले में फर्म क्या करती है? सैलरी भेज देती है हाउस होल्ड को। उसके बाद कंजम्पशन फेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से बना दी है, प्रोड्यूस कर दी है, वो अल्टीमेटली कौन यूज करेंगे? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या करेंगे? उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे और उनको वापस फर्म को पैसा पे कर देंगे। तो ये था हमारा टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। In money flow, there is only movement of money between household and firms. However, in real flow, there is a movement of only goods and services between household and firms. तो देखते हैं कैसे मनी का मूवमेंट होता है। In money flow, firms pays household factor payment, that is wages and salary. और बदले में हाउस होल्ड क्या करती है? उन पैसे से फर्म्स के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लेती है। यानी कि फर्म्स ने हाउस होल्ड को पैसा दिया और हाउस होल्ड ने उस पैसे को खर्च करके गुड्स एंड सर्विस खरीद के वापस इसको दे दिया, फर्म्स को दे दिया। तो ये क्या कौन सा फ्लो हुआ? सिर्फ मनी का फ्लो हुआ। दूसरी बात, रियल फ्लो में क्या होता है? रियल फ्लो में
जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स में जॉब करते हैं, यानी कि फर्म्स को सर्विसेज देते हैं और बदले में उन्हें सैलरी नहीं मिलती, ना वेजेस मिलती है, बदले में फर्म्स उन्हें गुड्स एंड सर्विस दे देती है। यानी कि जैसे कि मैंने कहीं जॉब की और जॉब करने के बदले मुझे वहां से पैसा नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, मुझे वहां से खाना पीना रहना सब मिल गया। तो ये कौन सा फ्लो होता है? रियल फ्लो होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो के बीच जो कंपैरिजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। इसके लिए इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी चीज हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है? स्टॉक। कॉमर्स वाले स्टूडेंट बढ़िया आसानी से समझ जाएंगे। हम जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, कब कैलकुलेट करते हैं? वो करते हैं 31 मार्च 2019 या किसी एक पर्टिकुलर डे पे हम कैलकुलेट करते हैं, या हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो भी हम किसी पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? स्टॉक वेरिएबल होती हैं। इसका एग्जांपल क्या है? स्टॉक इन हैंड, कैश इन हैंड, बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। मनी सप्लाई ऑन टुडे, यानी कि आज की डेट में हमारे पूरे भारत देश में लोगों के पास कितना पैसा है, वो भी कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक वेरिएबल है। वाटर इन टैंक, आपकी टंकी में कितना पानी है इस टाइम पे, इवनिंग टाइम पे या मॉर्निंग टाइम पे, वो भी कौन सा कंसेप्ट है? आपका स्टॉक कंसेप्ट है। यानी कि अगर मैं बात करूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कुछ भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आज आप कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आज कौन सा कंसेप्ट में आ जाएगा? स्टॉक वेरिएबल में आ जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लो वेरिएबल, एन इकोनॉमिक वेरिएबल which is calculated at particular period of time। पीरियड मतलब कोई पर्टिकुलर डे में नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी पीरियड होगा, यानी कि तो फॉर जनवरी, फॉर 2019, फ्रॉम 1991 टू 2000, यानी कि कोई एक पीरियड होगा, लॉन्ग पीरियड होगा जिसमें उसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑफ 2019 में मैंने टोटल कितना एक्सपेंडिचर करा जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक, ये जो मैं कैलकुलेट करूंगा ये कौन सा कंसेप्ट होगा? फ्लो कंसेप्ट होगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स विद यूएसए ड्यूरिंग 2019, मैंने पूरे साल में अमेरिका से कितने इंपोर्ट किए, टोटल कितने एक्सपोर्ट किए, वो मैं कैलकुलेट करूंगा तो कौन सा कंसेप्ट होगा? फ्लो कंसेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पीरियड आ रहा है जनवरी से दिसंबर, और इसमें क्या आ रहा है? कोई एक पर्टिकुलर डे आ रहा है या पर्टिकुलर डेट आ रही है जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएबल को। तो कोई पर्टिकुलर डे पे कैलकुलेट करेंगे या पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टॉक होगा, और किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए यानी कि एक समय के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? फ्लो होगा।